हेलो दोस्तों, आज स्टडी जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, हमारे नर्मदा के बारे में देखेंगे कि नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से है, इसकी लंबाई कितनी है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के किन किन राज्यों से, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, इस पर कितने बांध है, कौन कौन महत्वपूर्ण स्थान है, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास करूंगा आप सभी को। हो सके तो वीडियो को लाइक से जरूर करना आप सभी, वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो जैसे कि पता है कि नर्मदा नदी है, भारत की जितनी भी नदियां, हम सभी को पता है भारत में दो प्रकार के नदी तंत्र पाए जाते हैं। एक हिमालय नदी तंत्र पाए जाते हैं, एक प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र पाया जाता है। तो जितनी भी बड़ी नदियां हो गई, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, जितनी भी नदी है सब क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। और नर्मदा नदी मात्र एक ऐसी नदी है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। बाकी जो गंगा गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, यमुना नदी हो गई, ये सब क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन अब कारण यह आता है कि जो नर्मदा नदी है उल्टी दिशा में प्रवाहित क्यों होती है, ये कारण भी हमको पता होना चाहिए। तो इसको जानने का भी प्रयास करेंगे हम, और उसके बाद एक एक टॉपिक को उठाकर हम इसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि पता है कि जो नर्मदा नदी भारत की, अगर मैं लोकेशन बताना चाहूँ आपको, ये हो गया भारत का रफ मैप। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर आता है, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हमारी नर्मदा नदी निकलती है और इधर प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र गुजरात में होते खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये हो गई भारत में नर्मदा नदी की स्थिति कहाँ पर बहती है। ठीक है, अब चूंकि हम सभी को पता है कि जो नर्मदा नदी है अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहने के कारण क्या है, नर्मदा नदी का जो ढाल है पूरब से पश्चिम की तरफ है, इस तरह का है। तो नर्मदा नदी इधर से इधर की ओर प्रवाहित होती है। बाकी भारत की मुख्य भूमि जो है उसका जो ढाल है हल्का इधर दक्षिण पूर्व की तरफ है, तो सारी नदी ऊपर की तरफ चले जाती है। तो इसके पीछे कुछ कहानियां भी हैं कि उल्टी क्यों बहती है करके। तो ऐसा कहा जाता है कि सोनभद्र के साथ नर्मदा का विवाह तय हुआ था। तो क्या है, उनकी दासी से एक बार क्या है नर्मदा जी ने उनको क्या है देखने के लिए भेजी। तो जब देखने के लिए गए तो क्या है, सोनभद्र क्या है उस पर मोहित हो गया। काफी देर जब वो आए नहीं, तो नर्मदा खुद स्वयं जाकर वहां पर देखी कि स्थिति, जब दोनों को ने साथ देखी तो बहुत क्रोधित हुई। तो उस स्थिति से क्या है, वह उल्टी दिशा में प्रवाहित होने लगी। तो ऐसा कहा जाता है कि इस कारण नर्मदा नदी उल्टी प्रवाहित होती है, उन मुन्नो पर्दा को करके प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब इसका जो भौगोलिक कारण क्या बोलता है कि जब रिफ्ट वैली बनती कैसे, पहले आप ये समझ जाइए। तो जैसे दो प्लेट है, मान के चलिए कि एक प्लेट है, अगर ये प्लेट क्या है अपनी प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण विपरीत दिशा में जब प्रवाहित होने लगती है, तो क्या बीच से ये हल्की क्या है ऐसी स्थिति बन जाती है, तो टूट जाती है मान के चलिए। तो बीच में क्या है, भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो इसी को हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो नर्मदा नदी क्या है, चूंकि भ्रंश घाटी में बहती है, इस कारण वो क्या है विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। लेकिन चूंकि भारत का जो ढाल है वो किस तरह दक्षिण पूर्व की तरफ है, तो सारी नदियां कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन एक नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तो ये नदी क्या है रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। इस कारण क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है नदियां। तो ये हो गया इसका कारण। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत जब अफ्रीका का हिस्सा था, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जब यहाँ पर आया, तो इस जगह पर क्या है हल्की दरार पड़ गई, तो यही भ्रंश घाटी बन गई थी, रिफ्ट वैली बन गई थी। तो इसके कारण नर्मदा नदी क्या है उल्टी दिशा में प्रवाहित होती। तो ये हमको समझ में आ गया कि अब कोई आपसे पूछे कि उल्टी दिशा में तो प्रवाहित होती है, तो आप बता सकते हैं रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। क्योंकि रिफ्ट वैली का प्रवाह किस तरफ है, इस तरफ है, विपरीत दिशा में, इस कारण उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये कारण हमको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि मां नर्मदा के नाम कई सारे नामों से क्या है जाना जाता है। नाम के बारे में इसको जान लेते हैं हम लोग। अगर इसका नाम की बात करूं मैं, तो इसको कई सारे नामों से जाने जाता है, जैसे कि रेवा हो गया, मैकल सुता, सप्तगंगा, नर्मदा,
ऐसे कई सारे नामों से किसको जाना जाता है, किसको, नर्मदा नदी को। तो आपसे पूछ सकता है मैकल सूतक किसको बोलते हैं, अमरकंठी भी बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ऐसे कई सारे नामों से क्या है नर्मदा नदी को जाना जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो जो नर्मदा नदी है कहां से निकलती है, तो जैसे ये हो जाता है हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और वहीं पर नीचे हो जाती है सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और नीचे हो जाती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और नीचे हो जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसी के बीच में इधर क्या पाई जाती है, एक मैकल पर्वत श्रेणी। यहीं से क्या है 1050 फीट की ऊंचाई से क्या है मां नर्मदा का उद्गम स्थल होता है। यहीं से क्या है नर्मदा नदी निकलती है। ये स्थिति कहाँ आती है, अनूपपुर जिले में आती है, ठीक है। अनूपपुर जिले से क्या है, अनूपपुर जिले के अंतर्गत एक तहसील आती है पुष्पराजगढ़ तहसील, उसी के अंतर्गत अमरकंटक नामक जगह है। वहां माई की बगिया से नर्मदा कुंड नामक स्थान से क्या है वहां नर्मदा का उद्गम स्थल है। उसके पश्चात ये रिफ्ट वैली में अपने प्रवाहित होती है, इधर यहाँ से महाराष्ट्र में पहुंच जाती है, महाराष्ट्र में, उसके पश्चात गुजरात में, और आगे फिर मिल जाती है किसके अंतर्गत में, भड़ोच में, भड़ोच गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। बाकी नदियां क्या है अपने साथ क्या है अवसाद बहाकर ला जाती है, तो कोई विस्तृत बड़ा डेल्टा क्षेत्र बनाती है, लेकिन ये अपने प्रवाह के साथ जाती है सीधे अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये नदी क्या है एस्चुरी बनाती है, बाकी नदियां क्या है डेल्टा बनाती है। जितनी भी उधर से नदी आती है ऊपर से तो अपने साथ अवसाद लेकर आती है और वहां जाके चौड़ी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वो क्या है डेल्टा बनाती है। लेकिन नर्मदा नदी क्या है अपने साथ एस्चुरी बनाती है। तो ये हमको बात होना पता चलना चाहिए। तो हमने देख लिया नर्मदा नदी के कुछ नाम देख लिए। तो हमने क्या है नर्मदा नदी के नाम देख लिए, जैसे कि रेवा हो गया, मैकलसुता हो गया, सप्तगंगा, तो ऐसे कई सारे नामों से क्या है नर्मदा नदी को जाना जाता है। अब अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की स्थिति की बात कर लेता हूँ तो इसकी लंबाई कितनी हम सभी को पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की मैं बात कर लेता हूँ 13-12 किलोमीटर इसकी क्या लंबाई है, 1312 किलोमीटर नर्मदा की कुल लंबाई है। और 1077 इसकी लंबाई का है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसकी लंबाई कितनी है 1077। वहीं पर अगर गुजरात की बात कर लेता हूं मैं तो इसकी लंबाई वहां पर हो जाती है 161 किलोमीटर हो जाती है। और वहीं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला में इसकी लंबाई एक जिले से बहती है, कहां से, महाराष्ट्र से, तो वहां पर इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। उसके पश्चात ये क्या है गुजरात में चले जाती है भड़ोच में, और वहां पर खंबात की खाड़ी उससे 21 किलोमीटर एस्चुरी बनाती है, और उसके पश्चात अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। तो ऐसा यह भी माना जाता है कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है, वैसे यही पुण्य क्या है हमारे यहाँ नर्मदा नदी में स्नान करने से आपके पूरे पुण्य मिल जाते हैं। तो क्या है नर्मदा नदी को क्या है गंगा नदी के समान ही माना जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ इससे पूरे कई सारी क्या है हमको सिंचाई के लिए नहरें, पानी के संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं सिंचाई के, वहीं कई लोगों को क्या है रोजगार भी प्राप्त हो जाता है इससे। तो इस कारण इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है, किसको, नर्मदा नदी को। तो ये हो गया क्या है हमारी इसकी लंबाई की बात कर लिया हमने कि 1077 इसकी कहा मध्य प्रदेश में लंबाई है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके पश्चात गुजरात में बहती है, वो महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में चले जाती है। तो अब हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के कितने जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है हम देख लेते हैं इसमें। इसमें आ जाएगा पहला अनूपपुर हो जाएगा, जैसे अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर,
फिर नर्मदापुरम, फिर खंडवा, खरगोन, देवास, हरदा, अलीराजपुर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सीहोर, धार, बड़वानी। तो क्या इतने कुल टोटल क्या है, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से क्या लगभग होते हैं, प्रभावित होती है। एक क्वेश्चन ही आता है कभी क्वेश्चन की 16 जिलों से होकर प्रभावित होती है, तो ये क्वेश्चन भी क्या है अक्सर एग्जाम में फंसा सकता है आपको कि कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 जिलों से, क्योंकि एग्जामिनर जो अभी जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या 15 ही क्वेश्चन को अभी सही माना जाता है। तो अगर आता है तो आप बता दीजिए 15 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ जिले हो जाते हैं। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में जो इसकी जो कितनी सहायक नदियां कितनी है, तो हमको पता होना चाहिए 41 इसकी सहायक नदियां, ठीक है। दाएं से कितनी मिलती है और बाएं से कितनी मिलती है, बाएं से मतलब 22, बाएं मतलब 22, तो हमको याद रखना चाहिए दाएं और बायां। तो बाएं से कितनी नदियां मिलती है, 22 नदी मिल जाती है, ठीक है। और इधर से मिल जाती है हमारी 21 नदी। इक्कीस बोलता हूँ, 19 नदी, ठीक है, सॉरी माफ करना। तो इसमें क्या है 19 नदी। 19 नदी कहाँ हमारे दाएं तरफ से मिल जाती है और 22 नदी किससे मिल जाती है, बाएं तरफ से। तो कुल टोटल 41 नदी, 41 बड़ी सहायक नदी होती है, जिसमें भी तवा जो है मध्य प्रदेश नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दाएं तरफ से कितनी नदियां मिलती है, बाएं तरफ से कितनी नदियां मिलती है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या है नर्मदा नदी क्या है अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलने के पश्चात थोड़ी दूर पर क्या है कपिल धारा और दूध धारा, दो महत्वपूर्ण स्थान कहाँ मिल जाते हैं हमको, नर्मदा नदी के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर और आगे चलती है तो कबीर चबूतरा नामक एक महान स्थान मिल जाता है हमको। उसके पश्चात और कुछ तो है नहीं अमरकंटक में। इसके पश्चात क्या डिंडोरी में आ जाती है। डिंडोरी में आने के पश्चात डिंडोरी में भी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। उसके पश्चात क्या धीरे 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 पहाड़ी इलाकों से क्या नर्मदा कल 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 की आवाज करते हुए पहाड़ों से टकराते हुए नीचे की तरफ आने लगती है। उसके पश्चात वो सीधे पहुंचती है कहा नर्मदा, वो नर्मदा नदी सीधे पहुंचती है रामनगर पर। रामनगर में क्या है तट पर एक किला है, मोती महल का किला है, जिसे राजा हृदय शाह ने बनवाया था, गोंड शासक हृदय शाह ने बनाया था। तो यहाँ पर और भी महल है, जैसे रानी महल हो गया, मोती महल हो गया, वैसे बहुत सारे महल देखने को मिलते हैं वहां पर तुरंत। उसके पश्चात आगे जाती है मंडला में। मंडला में क्या है वहां पर फिर एक मंडला में जो नर्मदा नदी है तीन तरफ से क्या है मंडला को घेरे हुए इस प्रकार का कुंडली आकार ले लेती है वहां पर। तो वहीं पर क्या है एक नदी आकर मिलती है, कौन सी, बंजर नदी। बंजर नदी और नर्मदा नदी के संगम पर एक किला है मंडला में, मंडला का किला बोलते हैं, जिसे नरेंद्र शाह राजा ने बनाया था, नरेंद्र शाह राजा ने बनाया हुआ था। तो यहाँ पर मंडला में क्या कुंडली आकार बनाती, तीन ओर से क्या है नर्मदा ने मंडला को घेरे हुए हैं। इसके पश्चात मंडला में एक और सहस्त्र धारा भी है। सहस्त्र धारा बोले तो वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। तो ऐसा बोला जाता है सहस्त्र बाहु ने जब कभी नर्मदा नदी को रोकने का प्रयास किया था तो वहां पर क्या है बहुत सारी छोटी धाराएं बन जाती है, और एक सहस्त्र धारा हम आगे भी पढ़ेंगे उसको। तो ये हो जाती है क्या मंडला की बात हमारी। इसके बाद नर्मदा नदी आगे की ओर बढ़ती है, फिर पहुंच जाती है कहाँ, वो यहाँ जबलपुर की ओर, जबलपुर की और आगे पहुंच जाती है, जहां पर क्या है भेड़ाघाट जलप्रपात है। भेड़ाघाट जलप्रपात जहाँ क्या है बहुत सारी संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है, और वहां का नजारा एकदम बहुत ही प्यारा शानदार देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं गया हूँ तो मुझे पता है, वहां पर उसका सीन देखता हूँ मैं, यहाँ पर दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। तो नर्मदा नदी का है भेड़ाघाट में, वहां पर संगमरमर की बहुत सारी चट्टानें पाई जाती है। तो जो बोलते हैं कि जो ताजमहल बना हुआ है हमारे, तो यहाँ से भी क्या संगमरमर की चट्टानों को लेकर गया गया था, संगमरमर के पत्थरों को यहाँ से लेकर गया था। ताजमहल जब निर्माण हुआ था तो यहाँ से भी चट्टानों को लेकर गया गया था। उसके पश्चात और क्या चीज खासियत है यहाँ पर, जिसको हम क्या धुआंधार जलप्रपात भी बोलते हैं।
धुआंधार जलप्रपात भी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ग्वारी घाट हो जाता है, ग्वारी घाट। उसके बाद लम्हेटा घाट हो जाता है, लम्हेटा घाट। और क्या है यहाँ पर, तिलवारा घाट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 64 योगिनी मंदिर भी है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर, धुआंधार जलप्रपात हमको देखने मिल जाता है, ठीक है। उसके पश्चात ग्वारी घाट। ग्वारी घाट क्या है, जिस प्रकार हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, यहाँ पर माँ गंगा की आरती होती है, प्रसिद्ध आरती है, उसी प्रकार क्या है ग्वारी घाट में भी जो मां नर्मदा की आरती होती है, बहुत ही शानदार स्थिति रहती है, वहां देखने लायक रहती है, सब कहा जाता है। उसके पास लम्हेटा घाट हो गया। फिर तिलवारा घाट। तिलवारा घाट इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी की जो कुछ अस्थियां हैं यहीं से विसर्जित की गई थी, इस कारण ये भी आपको याद होना चाहिए। प्लस 64 योगिनी मंदिर, एक क्या है खरगोन में, एक मुरैना में। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 3 64 योगिनी मंदिर है, जिसमें से एक है जबलपुर में, एक मुरैना में और एक खजुराहो में। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है, खजुराहो, मुरैना और जबलपुर। तीन जगह क्या है हमारे 64 योगिनी मंदिर है। इसके पश्चात क्या है, नर्मदा नदी आगे की ओर बढ़ने लगती है धीरे धीरे, कल 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 करते हुए। इसके बाद मां नर्मदा कहाँ पहुंचती है, नरसिंहपुर में प्रवाहित होती है। नरसिंहपुर में जब जाती है वो, तो उसके पास क्या है, नरसिंहपुर में क्या है, बरमान घाट है। बरमान घाट में क्या है, वहीं पर एक बरमान का मेला लगता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके पश्चात नर्मदा नदी आगे की ओर बढ़ने लगती है, धीरे 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 आगे की ओर बढ़ने लगती है। इसके पश्चात वो पहुंचती है नर्मदा नदी होशंगाबाद, जिसको वास्तव में नर्मदापुरम मिलते हैं, नर्मदापुरम बोलते हैं। तो वहीं पर क्या है, नर्मदा नदी के साथ आकर कौन मिलती, तवा नदी मिलती है, तवा नदी मिलती है। एक मिनट रुको, इसको मैं, इसके पश्चात क्या है, नर्मदा नदी से बांद्राबान, यहाँ से क्या है, नर्मदा नदी से क्या है, तवा नदी आकर मिलती है। तो दोनों के संगम पर क्या है, बांद्राबान का मेला लगता है। ये भी बहुत प्रसिद्ध मेला है बोलते हैं। तो हमको क्या है, नर्मदापुरम में याद रखना चाहिए, नर्मदापुरम में हमको ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पर बांद्राबान का मेला लगता है। प्लस यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पर प्रसिद्ध घाट है सेठानी घाट, सेठानी घाट भी यहीं पर है, तो हमको ये भी पता रहना चाहिए। प्लस यहाँ पर क्या है, होशंग शाह का किला भी है यहाँ पर, तो ये हमको ये भी पता होना चाहिए। होशंग शाह का किला नर्मदा नदी के तट पर, कहाँ पर, होशंगाबाद में, होशंग शाह का किला, ये भी हमको पता रहना चाहिए। प्लस इसके पश्चात क्या, नर्मदा नदी आगे की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद स्थिति आती है कहाँ, इसके पश्चात नर्मदा नदी की और क्या प्रसिद्ध चीज है, जैसे कि इसके पश्चात जाती है कहाँ, हरदा में। हरदा, हरदा में एक जगह है नेमावर, नेमावर, यहीं पर एक हंडिया नामक स्थान है, हंडिया नामक। तो बोलते हैं ऐसे नर्मदा नदी का केंद्रीय स्थल है। केंद्रीय स्थल का मतलब नाभि स्थल भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से जो नर्मदा नदी है, इधर से जाओ आप, या आगे की जाओ या पीछे जहां से उद्गम हुआ है, वहां से इसका सेंटर बिंदु माना जाता है, कहाँ पर, नर्मदा नदी के नेमावर का हंडिया नामक स्थान में। तो हमको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर हरदा जिले में। इसके पश्चात कहा नर्मदा नदी आगे की ओर जाती है, खंडवा जिले में। खंडवा जिले में क्या क्या खासियत है वो भी देख लेते हैं हम। खंडवा जिले के बारे में भी हमको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। तो खंडवा जिले में हमको सभी को पता है कि खंडवा जिले में ओमकारेश्वर नामक जगह, ओमकारेश्वर नामक जगह, तो हमको पता है कि जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, तो वहां में से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कहां पर है, ओमकारेश्वर में। तो ये भी हमको पता रहना चाहिए। ओमकारेश्वर में क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से, जैसे कि काशी विश्वनाथ हो गया, उज्जैन महाकालेश्वर, तो ऐसे यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है बोलते हैं ऐसा। तो हमको पता रहना चाहिए। ये हो जाता है ओमकारेश्वर में। तो जैसे कि हमको पता है कि पिछले साल हमारे यहाँ पर आदि शंकराचार्य के 108 फीट की मूर्ति की स्थापना भी यहाँ की गई थी। तो हमको ये भी पता रहना चाहिए किसके बारे में, ओमकारेश्वर खंडवा के बारे में। प्लस खंडवा में और क्या है, मंदार, दर्दी, मंदार और दर्दी जो बड़े जलप्रपात है,
वो भी कहाँ हमारे खंडवा जिले में, तो हमको ये भी पता रहना चाहिए। प्लस यहाँ पर ओमकालेश्वर में क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, नर्मदा नदी के तट पर। तो ये हो जाती है, खंडवा की बात हो जाती है, ये भी हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। इसके पश्चात नर्मदा नदी कहाँ पहुंचती है, खरगोन में। खरगोन, इसके पश्चात नर्मदा नदी कहाँ पहुंचती है, खरगोन में। खरगोन इसी को क्या है, हमारे यहाँ जैसे कि आप सभी को पता है, पहले क्या है 16 महाजनपदें हुआ करती थी, उसी में एक महाजनपद हुआ करती थी, कौन सी हमारे यहाँ पर, उज्जैनी, ठीक है। अवंती जनपद हुआ करती थी, अवंती जनपद, अवंती जनपद में दो भाग थे, ऊपर का भाग कहला जा उज्जैनी कहला जाता था, और नीचे का उज्जैनी कहला जाता था, ठीक है। उज्जैन वर्तमान में बोल सकते हैं इसको उज्जैन, ठीक है। और नीचे का जो भाग आ जा रहा है इसको अभी हम वर्तमान में बोलते हैं खरगोन, या इसी को बोलते थे महेश्वर। उज्जैनी जो क्या थी हमारे पास, महाजनपद हुआ करती थी, यानी कि अवंती जनपद, तो ऊपर का जो भाग था वो उज्जैन वाला इलाका कहला जाता था, वहीं पर नीचे का जो क्षेत्र था वो खरगोन कहलाता, जो वर्तमान में महेश्वर कहला जाता। महेश्वर जैसे कि हमको पता है कि काय के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होना चाहिए, तो ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। प्लस और यहाँ पर क्या खासियत है, उज्जैन में साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गया, और ये प्राचीन महेश्वर महाजनपद हुआ करती थी महिष्मती, महिष्मती जो इसका दक्षिणी राजधानी हुआ करती थी महिष्मती, उसकी राजधानी महेश्वर हुआ करती थी। ये साड़ी, इसके पश्चात नर्मदा नदी आगे की ओर बढ़ते हुए सीधे पहुंच जाती है अलीराजपुर। अलीराजपुर में क्या है, हथिनी नदी इससे मिल जाती है। इसके पश्चात मां नर्मदा कहां पर, महाराष्ट्र में प्रवाहित होने लगती है। महाराष्ट्र में नंदुरबार जिला नंदुरबार जिला में क्या है, प्रवाहित होने लगती है महाराष्ट्र के। उसके पश्चात गुजरात में चली जाती है, गुजरात में क्या है, नर्मदा और भड़ोच नामक जिले में प्रवाहित होती है। उसके पश्चात लास्ट में खंबात की खाड़ी में जाके अरब सागर से जाकर मिल जाती है। तो ये हमने क्या है देख लिया, नर्मदा नदी के बारे में विशेष जानकारी देख ली हमने कि कौन कौन सी जगह में क्या क्या चीज प्रसिद्ध है वहां पर, तो इसके बारे में हमने जानकारी देख ली। अब देख लेते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण और क्या क्या, जैसे नर्मदा सेवा यात्रा कब निकाली गई थी, नर्मदा बचाओ, या नर्मदा नदी में कितने जलप्रपात हैं, इनको भी देख लेते हैं हम एक एक करके, थोड़ी सी लाइन से, 2-4 पॉइंट बचे हुए हैं, इसके बाद खत्म हो जाएगी क्लास। तो हेलो, जैसे कि हमको पता है कि अब इसमें एक महत्वपूर्ण वो आ जाता है कि नर्मदा जयंती है। नर्मदा जयंती कब मनाई जाती है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए 16 फरवरी को, ठीक है। 16 फरवरी के दिन नर्मदा जयंती मनाई जाती है, माह की शुक्ल सप्तमी के दिन, ठीक है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जैसे हमको पता है, तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन क्या नर्मदा जयंती मनाई जाती है, ये हमको पता रहना चाहिए। इसके पश्चात 1985 में क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो रहा था विरोध के प्रदर्शन में। जैसे कि हमको पता है खंडवा में इंद्र सागर जो बांध है उस जब बन रहा था, तो उसमें क्या हरसूद गांव डूब गया था, तो उसके विरोध में क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था आपको पता रहना चाहिए, 1985 में। तो ऐसा कहा जाता है कि वो गांव क्या, हरसूद नामक गांव था, वो डूबने लगा था, डूब गया था, तो वहां के लोगों को दूसरी जगह छनेरी नामक ग्राम में विस्थापित किया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था, तो ये हो गया एक। और क्या है, इसके पश्चात नर्मदा नदी के क्या दोनों किनारों को स्वच्छ करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसको बोलते हैं नर्मदा सेवा यात्रा। तो नर्मदा सेवा यात्रा क्या है, पूरे 16 राज्यों से होकर गुजरी थी, 16 राज्यों से होकर गुजरी थी। उसमें क्या है, सिवनी भी ऐड हो गया था, तो ऐसा कहा जाता है, तो सिवनी ऐड हो गया था। तो उससे क्या, नर्मदा सेवा यात्रा कितने जिलों से होकर गुजरी थी, 16 जिलों से होकर। तो कब कब गुजरी थी ये भी हमको पता रहना चाहिए, 11 दिसंबर 2016 से, ठीक है।
11 दिसंबर 2016 से। नर्मदा सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 से क्या है, नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी। इसका उद्देश्य ये था कि नर्मदा के दोनों किनारों की साफ सफाई को लेकर, और ये खत्म कब हुई थी, 11 मई 2017 को। लगभग 148 दिन की यात्रा थी, 148 दिन की यात्रा थी लगभग में, ठीक है। इसके पश्चात 16 जिलों से होकर गुजरी थी, 16 जिलों से होकर गुजरी थी। इसके पश्चात ही क्या है, 15 मई 2017 के दिन नर्मदा नदी को क्या है, जीवित नदी का दर्जा मिल गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा कब मिला था, तो आप ये बता सकते हैं कि 15 मई 2017 को नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा मिला था। ये हो जाता है। इसके पश्चात इसमें कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है। जैसे हो जाता है कपिल धारा, ठीक है, दुग्ध धारा, दूध धारा बोलते हैं इसी को, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं भेड़ा घाट में, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात होता है। फिर मंदार दर्दी, तो ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है क्या, नर्मदा नदी के ऊपर। तो आपसे पूछ सकता है कपिल धारा, दूध धारा, धुआंधार हो गया, मंदार दर्दी ये हो गया। तो ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात पाए जाते हैं, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। कपिल धारा, दूध धारा जैसे अमरकंटक में हो जाते हैं। फिर भेड़ा घाट में जाते हैं हम, तो यहाँ दूध धारा हो जाता है, क्या संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है वहां पर। फिर मंदार दर्दी खंडवा में मिल जाते हैं, तो ये भी हमको पता चलना चाहिए। इसके पश्चात कुछ परियोजनाएं भी है यहाँ पर, बांध है, परियोजनाएं। तो जैसे एक बरगी में चलती है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, परियोजना है। तो इसमें क्या है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ठीक है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कहां पर है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ये कहां पर है, जबलपुर में, ठीक है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। इंदिरा सागर परियोजना कहां पर है, इंदिरा सागर परियोजना कहां पर है, ये हमारे खंडवा में, ठीक है। ये भी होना चाहिए। इसके पश्चात सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना कहां पर है, गुजरात में। तो सरदार सरोवर परियोजना है क्या है, वहीं पर क्या है, जो बांध बना है वो क्या है, गुरुत्वी बांध है। और उस बांध का जो यूज है, चार राज्य करते हैं। कौन कौन से राज्य हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र। ये चार लोग क्या है, उसका यूज करते हैं, जल विद्युत का। तो ये भी हमको पता रहना चाहिए। सरदार सरोवर हो गया, ठीक है, इंदिरा सागर हो गया, ये हमको ये भी पता रहना चाहिए, ठीक है। इसके पश्चात एक तवा बांध है यहाँ पर, तवा बांध भी लिख लो, तवा बांध हो गया एक। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण परियोजना है। एक महत्वपूर्ण परियोजना क्या है, 2016 में क्या है पता है, जैसे कि हमको कुंभ हुआ था, तो उसमें क्या है, कई लाखों करोड़ों लोग क्या है एक साथ डुबकी लगाते हैं। और जो वहां जो नदी है, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी में उतना पानी नहीं था कि वो सबका नहाना धोना कंप्लीट हो जाए वहां पर।
तो इसके लिए क्या है, नर्मदा से पानी कहाँ ट्रांसफर किया गया था, उज्जैन में। उज्जैन में जैसे कि हमको पता है कि कुंभ का मेला लगता है, तो नर्मदा नदी से क्या, नर्मदा नदी से पानी कहाँ ट्रांसफर किया गया था, क्षिप्रा नदी में। तो नर्मदा, तो क्या है, नर्मदा क्षिप्रा, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। दो 2016, इसके माध्यम से क्या है, नर्मदा नदी से पानी कहाँ ट्रांसफर किया गया था, लाया गया था किसमें, क्षिप्रा नदी में। तो जिससे कुंभ का मेला आयोजित हुआ था, इसके माध्यम से ही हुआ था। तो ये हो जाता है हमारी नर्मदा नदी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। और इसमें क्या है, सुंदरलाल बेगड़, जिसको क्या है, नर्मदा नदी का पुत्र कहा जाता है। ये कहाँ प्रॉपर कहाँ से है, जबलपुर से थे, जिनका निधन हो चुका है पहले ही। तो जिनको क्या है, नर्मदा पुत्र कहा जाता है। तो ये भी हमको पता रहना चाहिए। तो आज हमने नर्मदा नदी के बारे में पूरी जानकारी जानने का प्रयास किए। इसकी देखे नदी हमने बंजर, शेर, शक्कर, हिरण, ऐसी क्या है बहुत सारी नदियां हैं। इनके नदियों के जो नाम है एक प्रकार से जंगली जानवरों के नाम के जैसे हैं, और जो हमारे किचन में जो सामग्री आती है उसके जैसे नाम है, जैसे कि तवा हो गया, ये हो गया, तो आपको तवा हो गया, शक्कर हो गया, तो ये क्या है, हमारे किचन के सामान के यूज होने वाले सामग्री लगती है। तो ये हो गई नर्मदा नदी। हमने आज इसको जानने का प्रयास करे थे कि उल्टी क्यों बहती है नर्मदा नदी। भारत की जितनी भी नदी है सब पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन नर्मदा नदी क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर ही प्रवाहित हो रही है। तो ये हमने जानने का प्रयास किया। भारत की जो नर्मदा नदी है 5 बड़ी नदियों में से 5वीं सबसे बड़ी भारत की नदी है। तो ये हमने देखने का प्रयास किया। तो आई होप मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।